हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 20 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करेंगे क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज साइट से आपका न्यूज आया है और प्रीलिम्स में आपका आर्ट एंड कल्चर वाली जो क्वेश्चंस आती है जनरली उसमें यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछे जाते हैं और ये सब फैचिंग मार्क्स हैं, इसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये सब आपके कंसेप्चुअल नहीं होते हैं, रटे होने चाहिए और अगर रटे होंगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे। सो न्यूज क्या रही है आपकी, तो 6 इंडियन साइट्स को ऐड किया गया है टेनेटिव यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट साइट में, यही न्यूज आई है बेसिकली। और वो कौन सी 6 इंडियन स्टेट्स है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने 8 नेम्स को रिकमेंड किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 इंडियन साइट्स के ही नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। और अभी याद रखें इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। रिकॉग्नाइज करने के लिए आगे की भी प्रक्रिया होंगी, लेकिन शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि आगे इसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। और फर्दर डिटेल्स की बात करें, अगर इस 6 साइट्स को ऐड कर दिया जाए तो ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ प्रपोजल्स अभी तक जो पेंडिंग है, जो यूनेस्को के पास शॉर्ट लिस्टेड हुई है फ्रॉम इंडिया, वो आपका 48 हो जाएगा। 48 याद रखना, आपका इंडियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये आपका प्रपोजल है। इसे कंसिडर करने की बात चल रही है यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट साइट में इंक्लूड करने के लिए। एंड वो कौन कौन से 6 साइट है इसको अच्छे से याद रखना, भले ही इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन इस साइट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। पहला आपका गंगा घाट्स वाराणसी में, और कहा जाता है कि लगभग 84 घाट्स वाराणसी में मौजूद हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम आशी टू राजघाट। तो ये आपके घाट्स के नाम हैं और इनके एरिया ऑफ जुरिडिक्शन की बात कही गई है। और इंपॉर्टेंस क्या है इस घाट की, तो जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होगा हिंदू कम्युनिटी के लिए, बट दे ऑफर स्पेस फॉर पीपल ऑफ अदर रिलीजन एज वेल टू प्रे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए ये सिग्निफिकेंस है, दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ आते हैं एंड दे प्रे एज वेल। एंड वी हैव अलामगीर मॉस्क ऑन पंचगंगा घाट, और इसे बिल्ट किया गया था मुगल इंपेरर औरंगजेब के द्वारा। और जो जैन घाट है इनमें 3 टेम्पल्स आ जाते हैं, जबकि सारनाथ विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी, और यहाँ बुद्धा ने अपने पहले ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किए थे उसको दिया था धर्म के ऊपर। और आपको ही पता है उनके इस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तना भी कहते हैं। तो ये जो आपकी फर्स्ट सर्मन गौतम बुद्धा के द्वारा कहाँ दी गई थी, सारनाथ में दी गई थी, विच इज 10 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी। सो ये हमने फर्स्ट साइट के बारे में डिटेल से डिस्कस की। दूसरा जो साइट है वो है आपका टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है। और ये जो आपका टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम है इसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहते हैं। याद रखना, अगर कांचीपुरम के बारे में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो अच्छे से याद रखना, इट इज नॉन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल एंड इट इज इंपॉर्टेंट होली पिलग्रिमेज फॉर हिंदू। जाहिर सी बात है, जब ये सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स ही कहलाती है तो ये पिलग्रिमेज साइट हिंदूज के लिए तो है ही है। और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने चाहिए और किसने इसे बिल्ड करवाया था। यूपीएससी यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगी अगर आर्ट एंड कल्चर में पूछना है तो टेम्पल आर्किटेक्चर से। पहला है आपका एकम्बारेश्वरा टेम्पल है, एकम्बारेश्वरा टेम्पल बेसिकली, और ये हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। बनाई गई थी पल्लवा डायनेस्टी के रूलर के द्वारा इन द 6th century। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन कांची कैलाश नाथार टेम्पल, ये भी डेडिकेटेड है शिवा को एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। तो कहीं ना कहीं ये भी पल्लवा के ही द्वारा बनाई गई थी। एंड वी हैव द काम काशी अम्मान टेम्पल, ये बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है इस टेम्पल की वो एसोसिएट करी जाती है आदि शंकरा के द्वारा, हु इज ऑल्सो द पैट्रोन सेंट ऑफ कामकोटि मठ। एंड वी हैव द वरदराज पेरुमल टेम्पल, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और खास बात क्या है इस टेम्पल में, इट इज वन ऑफ द
108 दिव्य देशम्स है ना, तो 108 दिव्य देशम्स में से ये टेम्पल आपका शामिल है। एंड अगर हम बात करें दिव्य देशम्स क्या है, तो इट इज मोस्ट सेक्रेड वैष्णवाइट श्राइन्स, वैष्णवाइट यानी कि फॉलोवर ऑफ विष्णु, तो उनके जो श्राइन्स लोकेटेड है अक्रॉस द कंट्री उसको हम दिव्य देशम कहते हैं। एंड टोटल 108 दिव्य देशम है, उसमें से आपका वन इज आपका वरदराज पेरुमल। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट इज त्रिलोकनाथ टेम्पल। एंड ये जरूर याद रखना, त्रिलोकनाथ टेम्पल ये आपका जैन टेम्पल है और इसके जो स्टाइल है टेम्पल मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो आपका द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और आपको क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, कांचीपुरम का लोकेशन तमिलनाडु में, और ये सारे के सारे टेम्पल तमिलनाडु में और किसको डेडिकेटेड है, और ये याद रखना है त्रिलोकनाथ टेम्पल ये वन ऑफ द फ्यू जैन टेम्पल्स है, द्रविडियन स्टाइल है इनका। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, इसे भी बेसिकली प्रपोजल में रखा गया है। और अगर हम बात करें सतपुरा टाइगर रिजर्व की, तो ये लोकेटेड है, याद रखना, नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा नहीं, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। इसी में आपको यूपीएससी कंफ्यूज करेगी और ये पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर फ्लो कर रही है इस रिजर्व का जो लोकेशन है वो साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा है। एंड इट इज ए पार्ट ऑफ डेक्कन बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। एंड सतपुरा का मतलब क्या होता है, शत, शत मतलब 7 फोल्डिंग्स है ना, सतपूर्ण 7 fold, and it forms a watershed between नर्मदा एंड तापी रिवर एंड इज ट्रायंगुलर इन शेप। आपको भी पता है ना सतपुरा, आप अपने ऑक्सफोर्ड एटलस के मैप में देखो सतपुरा आपको देखने को मिलेगा, और फिर आपको एक तरफ रिवर नर्मदा फ्लो करती हुई नजर आएंगी और फिर उसके बाद आपका रिवर तापी फ्लो करते हुए नजर आएंगी, और दोनों कहीं ना कहीं आपका अरेबियन सी में ड्रेन करती है। एंड आपको भी पता है नर्मदा और तापी वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है ना, तो आपने ब्लॉक माउंटेन्स सुना होगा, तो सतपुरा या फिर यूँ कहो कि जो आपका विंध्याचल है, ये सब क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल है, जिसमें से आपका नर्मदा और तापी जो है रिफ्ट वैली के एग्जांपल्स है, जिसमें से ये दोनों रिवर फ्लो करती है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व्स with a well established tradition of scientific management of forest, तो ये तो बात है ये। and let's move to the next one, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, इसे भी रिकमेंड किया गया था। एंड जो आपका महाराष्ट्र में प्रोमिनेंट फोर्ट्स हैं वो देख लो, शिवनेरी, और शिवनेरी आपको ही पता होगा द बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी। एंड वी हैव द रायगढ़ विच इज द कैपिटल फोर्ट जो रिबिल्ट करी गई थी फॉर द कोरोनेशन। कोरोनेशन बेसिकली जो आपका राजा जब बनता है तो उसकी जो आपकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी जाती है उसे कोरोनेशन कहते हैं ना। तो द कैपिटल फोर्ट रिबिल्ट फॉर द कोरोनेशन ऑफ द मराठा किंग एंड तोरना, एंड तोरना इज द फर्स्ट फोर्ट ऑफ द मराठा एम्पायर, ये भी याद रखना है आपको है ना, अगर आप एमपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये जरूर याद रखना, तोरना द फर्स्ट फोर्ट ऑफ मराठा एम्पायर। एंड शादहेर, मुल्हर, पानहाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुगढ़ एंड पद्म दुर्ग एंड विजय दुर्ग एंड कोलाबा, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के नाम है आपके। एंड वी हैव द प्रोमिनेंट फोर्ट्स हियर है ना, तो प्रोमिनेंट फोर्ट्स के नाम आपके बताए गए हैं। और क्या याद रखना है इसमें, शिवनेरी को जरूर याद रखना एंड बेसिकली तोरना को जरूर याद रखना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, हायर बेनेकल मेगालिथिक साइट इन कर्नाटका। सबसे पहली बात तो यही याद रखना है, मेगालिथिक, नियोलिथिक या फिर जो भी आपका आईबीसी है क्वेश्चन जो बनते हैं यूपीएससी के द्वारा वो आपको किस रूप में पूछे जाते हैं, साइट्स के बारे में पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेगालिथिक साइट, आईबीसी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये श्योरिटी से आना चाहिए। सो क्या बातें हैं इसमें देख लो, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक सेटलमेंट। और आपको ही पता है मेगालिथिक जो है वो आपका क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपके रॉक देखने को मिलते थे इस पीरियड में, काफी बड़े बड़े रॉक्स के सेटलमेंट हुआ करते थे। और यहाँ पर आपको कुछ फ्यूनरी मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिली है इस साइट में बेसिकली, जो कि आपका मेगालिथिक साइट है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिले हैं इन दिस लोकेशन, जैसे आपका डोलमेंस which is 3-sided chamber with or without portholes and with large stone slabs जिसको कैप स्टोन कहा गया है, which forms the roof। आपने मेगालिथ रॉक आर्किटेक्चर के जो इमेज देखे होंगे जो मेगालिथिक पीरियड में काफी ज्यादा फेमस हुए थे, आप गूगल में सर्च कर इस इमेज को अच्छे से देखकर आप समझ सकते हो किस प्रकार से अरेंजमेंट जो है मेगालिथिक रॉक की हुआ करती थी।
एंड वी हैव द ब्यूरीड एंड सेमी ब्यूरीड डॉल्मेन्स, और डॉल्मेन्स के बारे में तो हमने बात करी ही बेसिकली, और बेसिकली ब्यूरीड डॉल्मेन्स कॉल्ड सिस्ट, तो जो सिस्ट है उसे ब्यूरीड डॉल्मेन कहा गया है, एंड डॉल्मेनॉइड सिस्ट आर समटाइम्स फाउंड एट अरेंज्ड इन सर्कल। Now we have the भीड़ घाट लैम तैग हार्ट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश, तो ये भी आपका न्यूज में रहा है। ये अगर हम बात करें भीड़ घाट लैम टैग हार्ट ऑफ नर्मदा वैली, तो ये जाहिर सी बात है नर्मदा रिवर वैली का ही ये हिस्सा है, पार्ट है जबलपुर में, और भीड़ घाट को हम ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और आप हमें बताइए ग्रैंड कैनियन कौन से देश में है, ये आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में। सो भीड़ घाट को हम ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड वी हैव द धुआंधार वाटरफॉल भीड़ घाट में which gives the epic view of a smoke coming out of the river, है ना। तो ये सब आप कल्पना करने से बढ़िया है आप इमेज या वीडियो में देखिए कि कैसे धुआंधार वाटरफॉल जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम द रिवर, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नज़ारे वो बखेरती है और अट्रैक्ट करती है। और याद रखना धुआंधार फॉल आपका नर्मदा रिवर के द्वारा बनाया जाता है ना। और कहाँ पर, तो वही मध्य प्रदेश, या फिर आप कह सकते हो कि भीड़ घाट में ही। एंड सेवरल डायनासोर फॉसिल्स यहाँ पर मिले हैं नर्मदा वैली में, आप समझ सकते हो, पार्टिकुलरली इन द भीड़ घाट लैम घाट एरिया ऑफ जबलपुर। एंड ये मार्बल के लिए भी फेमस है, एंड मार्बल्स ऑफ द भीड़ घाट एरिया हैव डिफरेंट शेड्स लाइक व्हाइटिश मिल जाएंगे, ग्रे, पिंक, ब्लूइश ग्रे मिल जाएंगे, गिविंग एडिशनल ब्यूटी टू द मार्बल रॉक्स एज वेल। तो ये हमने डिटेल से 6 साइट्स के बारे में हमने पढ़ा। प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छे से लोकेशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चंस लोकेशन पर पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि क्योंकि आजकल पेपर जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग एक्स्ट्रा सो दैट कोई भी क्वेश्चंस अगर आए तो उसको भले ही एलिमिनेशन टेक्निक के ही माध्यम से बट उसे सॉल्व किया जा सके। सो प्रीलिम्स के लिए ये सारे के सारे साइड इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सच बताने की जरूरत नहीं। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट बिकॉज दिस फैक्ट विल फेच यू मार्क्स। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव द ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इश्यूज कंसल्टेशन पेपर ऑन द रोड मैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड इनहांस ब्रॉडबैंड स्पीड। तो जैसे जैसे इंटरनेट की डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ इंटरनेट स्पीड की भी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटलाइजेशन, एंड फॉर डिजिटलाइजेशन इट रिक्वायर्स कि आपकी जो बैंडविड्थ हो, स्पीड हो, वो काफ़ी ज़्यादा हो, सो दैट जो भी वर्क परफॉर्म किए जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो इजीली और विदाउट डिले आपके परफॉर्म हो सके। तो कहीं ना कहीं ये नेसेसिटी है, एंड इसीलिए आपका ये न्यूज़ भी जुड़ा हुआ है। और लेटेस्ट डाटा जो TRAI ने दिया है उसके अनुसार फिलहाल तो वाइड गैप है बिटवीन वायरलेस एंड फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन का। तो देख लो वायरलेस सब्सक्रिप्शन कितने हैं, 747.41 मिलियन, और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन कितने हैं, 47.77 मिलियन, है ना। तो इसका मतलब वायरलेस कनेक्शंस आपके ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं, है ना। जबकि आपको भी पता है कि जो फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन होता है, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड मतलब क्या है, ये जो वायर के माध्यम से आपका जो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, और वायरलेस का मतलब क्या, वी डोंट रिक्वायर वायर, वी वर्क ऑन द वायरलेसली। तो ये होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई साहब वायरलेस में तो ज़्यादा स्पीड होगा एज कम्पेयर टू द फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड, लेकिन ये गलत है। फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड ऑफर्स बेनिफिट लाइक हायर रिलायबिलिटी, लो लेटेंसी। और जब हम बात करते हैं लो लेटेंसी यानी कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हो टू द इंटरनेट तो कितने समय में वो लौट कर आपके पास आता है, उसको आप कहते हो लेटेंसी। अगर वो ज़्यादा समय ले रहा है आपके रिस्पॉन्स को बेसिकली एक्शन में लाने के लिए, तो इसका मतलब हाई लेटेंसी है यानी कि स्पीड कम है ना। सो जरूर याद रखना, लेटेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हायर द लेटेंसी मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस योर डाटा यू हैव रिक्वेस्टेड। एंड दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है आपका, हायर स्पीड। तो आपका FLB ऑफर्स लो लेटेंसी एंड हायर स्पीड, ये दो बात याद रखना। सो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ये जो आपका सुटेबल है फॉर एसेसिंग द क्लाउड बेस्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बिकॉज हाई स्पीड डाटा की जरूरत है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग, इन सब के लिए स्पीड ही तो चाहिए ना। ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन एजुकेशन और टेली हेल्थ हो, इन सब के लिए काफ़ी नेसेसरी है टू हैव द हायर स्पीड। एंड एज पर द ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, इंडिया का स्टेटस भी आप देख लो। भले ही हम लोग चीप इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सस्ते में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब आपका स्पीड की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे हो जाते हैं। और इस रिपोर्ट से आपको हाईलाइट हो रहा है
कि इंडिया रैंक्ड 129th among the 138 nation in terms of mobile broadband speed and 75th among the 174 countries in the FLB। FLB यानी कि आपका फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन। एंड कुछ इश्यूज तो हैं FLB में, दैट्स वाई आपका जो पॉपुलेशन है वो या तो इसे अडॉप्ट नहीं करता या फिर कुछ अदर इश्यूज हो सकते हैं। तो क्यों ये आपका गैप क्यों देखने को मिल रहा है, उसका अगर कुछ कारण जानने की बात करें तो बोला जाता है वी हैव द रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बिल्डिंग कम्प्लेक्सेस एंड सोसाइटीज की हर एक जगह वायर तो नहीं पहुंचा सकती ना। अब एक बिल्डिंग है, हर जगह वायर तो नहीं पहुंचा सकती, तो बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द बिल्डिंग कम्प्लेक्सेस एंड सोसाइटी वहां पे वायर नहीं बल्कि वायरलेस के जरिए काम चलाया जाता है। एंड ऑल्सो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप वायर वाले कनेक्शंस लगाते हैं तो देयर इज हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन प्लस मेंटेनेंस ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ एट कंज्यूमर लेवल प्लस एट द सर्विस प्रोवाइडर लेवल। एंड पुअर डिमांड ड्यू टू द हाई कॉस्ट, तो कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ पुअर डिमांड ऑफ इट। इट इज आल्सो वन ऑफ द काउज कि इसके जो गैप आपको देखने को मिल रही है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए या फिर जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उसे अफोर्डेबल बनाने के लिए, अवेलेबल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स या पॉलिसीज गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ले रही है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर मेजर्स की बात करें हैं और उससे रिलेटेड कंसर्न्स की हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि फिक्स्ड लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करी गई है वाया एग्जेम्पशन ऑफ लाइसेंस फी, और जब ये लाइसेंस फी का एग्जेम्पशन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन जो है वो सस्ते में ऑफर करी जा सकेंगी और इससे कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। कंज्यूमर हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए टू टेक कनेक्शन ऑफ FLP एंड प्रोमोटिंग। और उससे जुड़े कुछ कंसर्न्स क्या है तो देख लो आप, मिसयूज किए जा सकते हैं लाइसेंसी के द्वारा। कैसे? तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू यानी घोटाले करप्शन करके, है ना, जो डाटा है उसको फेक दिखाकर ये क्लेम्स करे जा सकते हैं, जैसे आपका GST में होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस तरीके से किया जा सकता है। एंड अदर इश्यूज क्या है तो वेदर द लाइसेंस फी शुड बी एग्जेम्प्टेड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ रेवेन्यूज, ये भी क्लियर नहीं है, अर्न्ड बाय द लाइसेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन नेटवर्क। एंड ड्यूरेशन ऑफ सच एग्जेम्पशन क्या होगा ये सभी बताने होंगे, क्लियर कट रखने पड़ेंगे। एंड अदर मेजर्स की बात करें तो प्रमोटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड, तो कैसे प्रमोट किया जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट दे दो कस्टमर्स को, सो दैट कस्टमर्स अटैक हो जाए, अटैक नहीं अट्रैक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जियो जब आया था तो आपको पता कितने ज़्यादा इंसेंटिव्स जो है उनके द्वारा दिए गए थे, फ्री इंटरनेट कनेक्शंस दिए गए थे, सिम दिए गए थे, तो अचानक से 1 से 1.5 साल में उनका जो बेस है इतना ज़्यादा फैल गया था। सो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की बात कही जाती है टू प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट टू कस्टमर्स फॉर यूजेज ऑफ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज। एंड ऑल्सो अदर मेजर्स आर ग्रांटिंग द एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, स्ट्रीट फर्नीचर्स हो गए एट द रीजनेबल कॉस्ट, सो दैट लोग चीपली इसे एक्सेस कर सके, यूटिलाइज कर सके। और इसके कंसर्न्स देख लो, ये जो अमाउंट ऑफ DBT है फॉर ईच कनेक्शन वो क्या होंगे, इस पर इशू आ जाएगी। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सब्सिडी कितने समय तक देनी है वो दिक्कतें आ जाएंगी। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सब्सक्राइबर, ये भी एक इश्यू आ जाएगी। एंड इसमें निचले वाले में क्या कंसर्न है तो देख लो, यूनिफॉर्म सिंपल एंड एफिशिएंट प्रोसेस की जरूरत है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्टेट्स या लोकल बॉडीज के द्वारा फॉर ग्रांटिंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड द स्ट्रीट फर्नीचर। एंड प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये बस याद रखना है कि फिलहाल हमारे देश में जो आपका वायरलेस कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन, ये जरूर याद रखना है। लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं कि क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वायरलेस में तो 5 से 6 व्यक्ति कनेक्ट हो सकते हैं, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड में तो एक कंप्यूटर एक लैपटॉप पर एक ही कनेक्ट होगा ना, तो इसीलिए आपको भी कंपैरिजन थिंक कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि आपका जो FLB ऑफर्स हायर रिलायबिलिटी, लो लेटेंसी एंड हायर स्पीड। एंड आपको मेंस के लिए ये डाटा याद रखना है, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 इंडिया रैंक्ड 129th among 138 nations in terms of mobile broadband speed, ये जरूर याद रखना है। So let's move to the next one. Government raises subsidy on diammonium phosphate fertilizer by 140%। तो ये आप देख लो, न्यूज आई है और आपने सुना भी होगा, ये जो DAP है जो कि फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, है ना, इसमें जो सब्सिडी है वो 140% से बढ़ा दी गई है। तो ये जो सब्सिडी बढ़ाई गई है इसके पीछे कारण क्या है तो कहा जाता है ये जो हायर सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएंगी अब कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंपनीज को जो है वो फायदा मिलेगा कि जो DAP है यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट वो
अपने पुराने रेट पर भी बेच सकेंगे, दैट इज योर ₹1200 अगेंस्ट द न्यू प्राइस जो आपका 1900 पर बैग देखने को मिल रहा था, जो अप्लीकेबल होने वाली थी फ्रॉम अप्रैल 1, 2021, है ना। ऐसा इसलिए आप समझ सकते हो, रेट देखो 1200 जो ओल्ड प्राइस था और 1900 जो आपका न्यू प्राइस था, तो आप देख लो लगभग 700 का अंतर पड़ जा रहा है। और ऐसे में जो कॉस्ट है फार्मर्स के लिए, इनपुट कॉस्ट, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हो जाते, तो इससे फार्मर्स में क्राइसिस आ सकती थी, बिकॉज ऑलरेडी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम होती है और उनके जो प्राइसेस मिलते हैं उनके प्रोडक्ट्स के वो भी कम होते हैं। और ऐसे में अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है तो काफी ज्यादा नुकसान फार्मर्स को हो सकता है ना। और कहा जा रहा है कि ये जो आपका डीएपी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई थी, जो न्यू प्राइस रिवाइज किए गए थे, दैट इज योर 1900 पर बैग, वो इसीलिए बिकॉज जो इनपुट मटेरियल है फॉर मेकिंग द डीएपी, दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड एंड अमोनिया, वो काफी ज्यादा अब्रप्टली बढ़ गई थी। कितने रेट से? तो 60 से 70% के अमाउंट से बढ़ गई थी। तो दैट्स वाई ये डिसीजन लेना पड़ा था। और जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा एडिशनल कॉस्ट। कितने का कॉस्ट लगेगा गवर्नमेंट को? ओवरऑल 14,775 करोड़ रुपीज का एंड एनुअल सब्सिडी के रूप में देना पड़ेगा फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ अबाउट 80,000 करोड़। अब बात यह है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई क्यों? तो आपको ये पता है कि अभी जो स्थिति चल रही है, जैसे डीजल प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हो गई थी, तो फार्मर्स जो इनपुट का इस्तेमाल करेंगे और अगर वो इनपुट में बढ़ोतरी होंगी, उनके प्राइस में बढ़ोतरी होंगी, तो जाहिर सी बात है उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली बियर कौन करेगा? फार्मर्स ही बियर करेंगे, है ना। दैट्स व्हाई ये सब्सिडी को इंक्रीज करने का प्रयास किया गया, सो दैट फार्मर के इनपुट कॉस्ट को सिमिलर रखे जाए, पहले जैसे रखे जाए, उनके इनपुट कॉस्ट न बढ़े, सो दैट उनकी परेशानियां न बढ़े। दैट्स व्हाई ये डिसीजन लिए गए थे। बट साथ ही साथ ये भी कारण बताया गया कि इट में इंक्रीज इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि आप समझ सकते हो जब एक तरफ आपका यूं कह सकते हो कि 1900 प्राइस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अब डीएपी तो इसेंशियल फर्टिलाइजर है ना, लेना तो पड़ेगा फार्मर्स को। अब एक्स्ट्रा आप 700 रुपये पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है, पैसे है, वो मार्केट में आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जिसके कारण आपका इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी रुपये की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द अमाउंट। एंड फिर आप देख लो कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स ये है कि अगर इतने अमाउंट में सब्सिडी दी जाएंगी, तो जो सॉइल्स में फार्मर्स पहले ही एक्सेसिव डीएपी का इस्तेमाल करते थे, और जब ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो फिर से वो एक्सेसिव चीज़ों का इस्तेमाल चलता रहेगा, जिसके कारण अल्टीमेटली पुअर सॉइल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेंगी गवर्नमेंट की, बिकॉज आखिरकार गवर्नमेंट को तो अपनी जेब से ही देने हैं पैसे। एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग अवेलेबल फर्टिलाइजर्स, जिसमें आपका यूरिया है एंड 22 ग्रेड ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स है, इंक्लूडिंग द डायमोनियम फॉस्फेट टू फार्मर्स एट डीएपी, यानी कि सब्सिडाइज प्राइसेस वाया फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर्स। याद रखना है आपको, यहाँ जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर कंपनी या मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रोसेस फर्टिलाइजर के लिए नहीं रखा गया है ना। तो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर है या फिर इंपोर्टर्स है, उनके ही द्वारा सब्सिडाइज प्राइस में बेचे जाएंगे जो फार्मर्स को खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 1900 में खरीदे और अल्टीमेटली 700 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में इन द डीबीटी अकाउंट आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली ये फर्टिलाइजर कंपनीज को ही सब्सिडी दी जाती है और उसके बाद कॉस्ट को कम करके बेचा जाता है। और याद रखना है, जो यूरिया जो खुद एक फर्टिलाइजर है और इसे प्रोवाइड करी जाती है फार्मर्स को स्टैट्यूटरली नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, एंड फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स यानी कि P&K फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट जो है इसके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चलाती है ना, कि जो न्यूट्रिएंट होगा, जितना अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होगा, जितना अमाउंट ऑफ पोटास होगा, उस रेशियो में आपको सब्सिडी दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि जो आपने एक पैकेज बना दिया, उस पैकेज पर हम सब्सिडी निर्धारित कर रहे हैं, अमाउंट के आधार पर हम आपके सब्सिडी डिसाइड करेंगे। लेकिन ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यूरिया के लिए अवेलेबल नहीं है, ये पता होना चाहिए। एंड देख लो यहाँ पर जो आपके अदर न्यूज़ है, पीएम नरेंद्र मोदी चेयर्ड है हाई लेवल मीटिंग ऑन द इश्यू ऑफ फर्टिलाइजर प्राइसेस। तो देख लो गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक प्रो फार्मर डिसीजन लिया है, जिसके तहत हाई कर दी गई है फर्टिलाइजर सब्सिडी को, और जो सब्सिडी है ऑन द डीएपी फर्टिलाइजर वो 140% से हाई किया गया। फार्मर्स को सब्सिडी मिल सकेगी 1200 पर बैग ऑफ डीएपी इंस्टेड ऑफ 500 है। तो पहले 500 रुपये की ही सब्सिडी मिलती थी, अब 1200 रुपये पर बैग मिलेंगी। एंड प्राइस लेस करी गई है टू हाफ फ्रॉम 2400
से अब जो है वो 1200 कर दी गई है। एडिशनल 14,775 करोड़ स्पेंड करी जाएंगे सब्सिडी के ऊपर, हमने डिस्कस किया भी है। एंड फार्मर शुड गेट फर्टिलाइजर्स एट ओल्ड रेट डिस्पाइट इंटरनेशनल प्राइसेस राइज, ये सब कुछ स्टेटमेंट है, ये आपने देखा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ इन अंटार्कटिका। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल क्लाइमेट राइज हो रही है, कहीं ना कहीं जो आपके आइस मेल्टिंग कॉमन फीचर बन गए हैं और ये आप रोज न्यूज सुनते हो, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात है, और इस कंसर्न को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को टैकल करने की ज़रूरत है। इस पर विचार नहीं बल्कि कार्य करने की ज़रूरत है, बिकॉज विचार तो हम सदियों से करते जा रहे हैं। व्हाट वी नीड इज एक्शन। एंड ये जो नाम है इस आइसबर्ग का, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, दैट इज योर आइसबर्ग A76, अप्रोक्स 170 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर वाइड है, और अब ये रोन आइस शेल्फ से, जो कि अंटार्कटिका में है, उससे सेपरेट हो गई है, सेग्रीगेट हो गई है। अब जब सेग्रीगेट हो गई है तो ये फ्लोट कर रही है कौन से सी में? वेडल सी। तो अगर पूछा जाता है वेडल सी कहाँ है, तो अंटार्कटिका रीजन में, याद रखना है बस। दूसरा, रोन आइस शेल्फ कहाँ है, तो अंटार्कटिका रीजन में। तीसरा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग कौन सा है? आइसबर्ग A76। और बेसिकली कारण क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो अंटार्कटिका के आइस शीट हैं वो फास्टर वार्म कर रहे हैं देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट, जिसके कारण जो स्नो की मेल्टिंग है, आइस कवर्स की मेल्टिंग वो तेजी से हो रही है, एज वेल एज रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर तेजी से हो रहा है, स्पेशली अराउंड द वेडल सी, जिसके बारे में हमने चर्चा की। ऑल्सो रिसेंट रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई इन द जर्नल नेचर, इसने प्रोडिक्ट किया है अंटार्कटिका इज हेडेड फॉर ए क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट बाय 2060 अगर इमिशन कर्व नहीं करे जाएंगे तो अंटार्कटिका पर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है ड्यू टू द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, and one of the reports says if you don't control it then it will be disastrous. And tipping points are threshold जहां से tiny change could push a system into completely new state। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली ये जो रिपोर्ट में क्या कहा गया कि अंटार्कटिका उस स्थिति में जा रहा है या उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर सकता है बाय 2060 अगर इमिशन कर्व नहीं किए गए, तो उस थ्रेश होल्ड लिमिट को अगर क्रॉस कर दिया जाएगा तो मान के चलो उसके बाद रिकवर करना संभव ही नहीं है, वो कंप्लीट वो चेंज हो जाएगा। दैट इज मीन्ड बाय टिपिंग पॉइंट, है ना। टिपिंग पॉइंट्स आर द थ्रेशोल्ड जहां पर अगर कुछ उस थ्रेशोल्ड से आगे कुछ परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, इसके कारण कंप्लीट नया एक प्रकार से एक्शन या फिर इवेंट देखने को मिल सकता है। वो इवेंट कितना खतरनाक होगा ये कल्पना नहीं की जा सकती फिलहाल। एंड फिर देखो आप ग्लोबली देयर आर 9 टिपिंग पॉइंट्स जहां पर अगर क्लाइमेट चेंज होंगे कंटिन्यू रूप में तो अर्थ सिस्टम के जो हिस्से हैं उसको इरिवर्सिबल चेंज में तब्दील हो जाएगा, यानी कि वो चेंज इतने कर बैठेंगे कि इनको वापस से कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। और वो 9 टिपिंग पॉइंट्स जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, एक तो आपका अमेजन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजन फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि अगर वो एक्सप्लॉयटेशन सेम रेट से चलता रहा तो बहुत ही जल्द एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से उसके परिवर्तन और उसके निगेटिव इम्पैक्ट को झेल पाना पूरे मानव सभ्यता, मानव समाज के लिए बेसिकली संभव नहीं होगा। और जो है आपका आर्कटिक सी आइस, अटलांटिक सर्कुलेशन, बोरियल फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, ग्रीनलैंड आइस शीट, परमाफ्रॉस्ट, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, पार्ट ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। एंड मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिका क्यों हो रहा है, तो अगर रीजन की बात करें तो कहा जाता है ह्यूमन काउज्ड ग्लोबल वार्मिंग, शिफ्टिंग विंड पैटर्न्स लिंक्ड टू द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो है ही है, साथ ही साथ ह्यूमन इंड्यूस, जिसको हम एंथ्रोपोसीन, है ना, कहते हैं ना, ह्यूमन इंड्यूस चेंज है, उसी को कहते हैं एंथ्रोपोसीन पीरियड या एपोक। ये न्यूज में आपने सुना भी रहता होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इम्पैक्ट की बात करें तो अंटार्कटिक कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ द प्लैनेट्स आइस इनफ टू रीच द ग्लोबल सी लेवल बाय 20 मतलब 200 फीट। तो अगर सारे आइस पिघल जाए अंटार्कटिका वाले तो मान के चलो 200 फीट का जो सी लेवल है वो राइज हो सकता है। एंड अगर हम बात करें अंटार्कटिका में जो क्लाइमेट चेंज की तेजी से परिवर्तन वाले खबर आ रहे हैं, अभी तक क्या एक्शन लिए गए, तो वी हैव द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एट ऑल द अंटार्कटिक स्टेशन, बिकॉज अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसोर्स स्टेशन है, तो वो सब रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो,
सो दैट जो आपका इमिशन है वो कम एंड कब हो सके। एज वेल एज कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अबाउट द न्यू फैसिलिटीज, ये कहीं ना कहीं रीजनल और ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ला सकते हैं एज वेल एज द कॉस्ट सेविंग। एंड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी, तो 1959 में आपका अंटार्कटिक ट्रीटी आया था और इसके तहत इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल भी लाए गए थे। इंडिया ने 3 रिसर्च स्टेशन सेटअप किए गए थे अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री याद रखना है पहला, मैत्री आपका दूसरा और लेटेस्ट जो है आपका भारती। एंड अंटार्कटिक ट्रीटी पार्टीज जो है वो लीड करे बाय एस्टैब्लिशिंग एन एग्जांपल इन द ग्लोबल एफर्ट इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। एंड देख लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजी, 2 चीजें होती है, एक तो मिटिगेट कर लेना जिसमें जो भी समस्या है उसको जड़ से ही खत्म कर दो, दूसरा है एडोप्ट कर लेना कि भाई साहब चलो जड़ से खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन हम ही अपने में सुधार कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया एडेप्टेशन, है ना। और क्लाइमेट चेंज के लिए दोनों कंपोनेंट नेसेसरी है, मिटिगेशन भी और एडेप्टेशन भी। और कहीं ना कहीं हम एसी फ्रीज या फिर जो आपके कूलर सब ला रही है सब क्या एडेप्टेशन स्ट्रेटजी, जिसमें हम क्या करते हैं अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कूलर लेके आ जाओ, है ना, या एसी लेके आ जाओ, ये सब एडेप्टेशन टेक्निक है। So other adaptation strategy में देख लो, establish the protecting areas which are less likely to change such as the Ross Sea, biosecurity measures अपनाए जाएं through expansion and improvement of CCAMLR यानी कि Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, and we have ecosystem monitoring program and the establishment of Southern Ocean Sentinel program। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव है जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन इफिकेसी तो सबकी है ही नहीं। अगर इफिकेसी रहती तो आज ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी नहीं, सपना होता। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। पहला है आपका एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये जो वैलिडिटी एक्सटेंशन है अप टू 30 सितंबर 2021, ये एप्लीकेबल होंगे एनजीओज को जिनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो गए थे या फिर एक्सपायर होने वाली है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सितंबर 29, 2020 एंड सितंबर 30, 2021 है। तो इस पीरियड में जिनके भी एनजीओज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहे थे उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा बाय 30 सितंबर 2021, है ना। तो ये बातें हैं एंड ये जो किया गया है इट इज़ ऑल बिकॉज जो आपके एग्जेंसी या फिर यूँ कह सकते हो जो ग्रीम सिचुएशन काउज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, है ना। अब ऐसी स्थिति में ये जो एनजीओ है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अभी देख रहे होगे हाँ अपने मैसेज या फिर वीडियोज के रूप में किस प्रकार से एनजीओ आगे आ रही है, और ऐसे में अगर इनकी ही एग्जिस्टेंसिबिलिटी पर खतरे आ जाए तो कहीं ना कहीं ये कैसे मदद कर सकेंगे, है ना। दैट्स वाई ये डिसीजन लिया गया था टू इंश्योर द स्मूथ ट्रांजिशन टू द अमेंडेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। और ये होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस भी किया है कि जो एग्जिस्टिंग एफसीआरए अकाउंट होल्डर्स है उनको अब ओपन करना पड़ेगा एफसीआरए अकाउंट कहाँ पर, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा। एंड इट कैन बी डन बाय एनजीओज कब तक, जून 30 या फिर इससे पहले है ना। तो आपको वहाँ जाकर अकाउंट खुलवाना है, वो भी दिल्ली मेन ब्रांच में। सो ये बातें कुछ अमेंडमेंट में की गई थी। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। तो बेसिकली अगर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाता है तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। तो देख लो बेनिफिट्स अवेलेबल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो सिर्फ अवेलेबल होंगे फॉर द प्रोजेक्ट्स विद मिनिमम बिल्ट अप फ्लोर एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। यानी कि इसके तहत अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मिल जाएंगे, उसके लिए मिनिमम बिल्ट अप फ्लोर एरिया चाहिए इतने का ऑफ द एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन स्पेस या कन्वेंशन स्पेस या फिर बोथ कंबाइन। सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज को एक्सेस प्रदान कर सकती हैं कि वो चीपर फॉरेन करेंसी फंडिंग का एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के माध्यम से, एज वेल एज ये जो सेक्टर है ये क्रेडिट रिसीव कर सकते हैं कम्पिटिटिव रेट्स पर एंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस विद इन लिमिट एज वेल। इंफ्रास्ट्रक्चर टैग नो लॉन्गर इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक्स। तो ये बातें हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये न्यूज़ में आई है, क्यों आई है, बिकॉज न्यू एम्स दैट इज योर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टार्टेड अंडर PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये एडवांस कोविड केयर स्टेट्स में प्रदान कर रही है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2003 में इसे अनाउंस किया गया था। सो दैट जो इम्बैलेंसेज हैं, है ना,
इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स एंड जो मेडिकल एजुकेशन है उन दोनों को बेसिकली आपका इंप्रूव किया जाए। यानी कि क्या हो रहा है, जो इम्बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रही है इन द टर्शरी केयर हॉस्पिटल, इम्बैलेंस यानी कि हॉस्पिटल्स की कमी है ना, इलाज सही से नहीं हो पाते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, तो ये सब इम्बैलेंसेस है, इन सबको खत्म किया जा सके, इनमें सुधार लाया जा सके, साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन में भी इंप्रूवमेंट किया जा सके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट करी जा रही है। इसके तहत 2 कंपोनेंट है आपका, that is setting up the new aims, that is All India Institute of Medical Science and upgradation of government medical colleges in various states. Now we have the next news, PFRDA, और न्यूज इसलिए रही है because PFRDA has registered over 23% jump in the subscriber base under its 2 flagship pension scheme at 42.7 million by the end of April 2021। तो ये डाटा प्रोवाइड करी गई है। और अगर हम बात करें PFRDA के बारे में, तो इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था भाई यूनियन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, बाद में इसको एक्ट के रूप में लाया गया और PFRDA को स्टेट्यूटरी बॉडी बनाई गई टू प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर इन इंडिया। नाम से पता चलता है PFRDA मतलब क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो किस फील्ड में काम करेगी तो आप समझ ही गए होंगे। और ये जो 2 फ्लैगशिप पेंशन स्कीम जो PFRDA के द्वारा चलाया जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, याद रखना अटल पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम किसकी है, PFRDA की है ना। PFRDA स्टेट्यूटरी बॉडी है, 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था और बाद में इसको स्टेट्यूटरी एक्ट पास करवा कर यानी PFRDA एक्ट लाकर 2013 में से स्टेट्यूटरी बना दिया गया था। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ICD के वाटर इनोवेशन चैलेंज। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का ही कंपोनेंट है, आपको पता है, इन पार्टनरशिप विद इनोवेशन सेंटर डेनमार्क इन्होंने ग्लोबल फाइनल्स कंक्लूड करे हैं ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन वाटर इनोवेशन चैलेंज। एंड इनोवेटिव आइडिया जो इन्वाइट करी गई हैं फॉलोइंग चैलेंज एरियाज में, देख लो, डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेज हो इन द सिटी वाटर सप्लाई, वर्स्ट वाटर मैनेजमेंट हो अक्रॉस द रूरल बेल्ट एंड अर्बन सेटलमेंट, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट किया जाए इन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, सेफ एंड सस्टेन ड्रिंकिंग वाटर हो। सो फ्रेंड्स, ये हमने कवर कर लिया है एंड होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।